आइए अब हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ हाइपोथेटिकल प्रोटीन। एक डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोटीन है उसको कैसे समझें, उसका एक चित्र है और उसमें 3-4 अमीनो एसिड का जिक्र किया गया है, उनके 3 लेटर सिंबल्स और उनके 1 लेटर सिंबल्स का भी उसमें जिक्र है। तो बेसिकली इसी चीज को समझाने के लिए मैं ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ। तो मान लीजिए ये एक हाइपोथेटिकल प्रोटीन स्ट्रिंग है जो कि एक तरह से देखा जाए तो हेलिकल कॉइलिंग दिखा रही है। ये लंबी चेन है तो इसलिए मैं यहाँ डॉट दिखा दे रहा हूँ। और हमने बोला था कि प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड के चेन होते हैं और जो लेफ्ट साइड वाला एंड होता है उसको एन टर्मिनल और जो राइट साइड वाला एंड होता है उसको सी टर्मिनल कहा जाता है। तो ये हो गया एन टर्मिनल, ठीक है, और ये हो गया सी टर्मिनल, ठीक। तो प्रोटीन चूंकि स्ट्रिंग होता है अमीनो एसिड का और उस स्ट्रिंग का जो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट एंड होगा, वो एन टर्मिनल कहा जाएगा और जो राइट एंड होगा उसको सी टर्मिनल कहा जाएगा, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं कि एक अमीनो एसिड यहां है, एक अमीनो एसिड यहां है और एक अमीनो एसिड यहां है, ठीक है। और ऐसे ही चाहे तो आप 3 अमीनो एसिड दिखा सकते हैं या 4 अमीनो एसिड दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि एनसीईआरटी बुक में 4 अमीनो एसिड का जिक्र है, ठीक है। तो 4 अमीनो एसिड का जिक्र है। तो मान लेते हैं कि अगर ये अमीनो एसिड यानी ये वाला अमीनो एसिड अगर nth अमीनो एसिड है, nth मतलब अगर n टर्मिनल से काउंटिंग किधर से करते हैं अमीनो एसिड की? n टर्मिनल से। तो जो ये मान लेते हैं ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, ऐसे तो काउंटिंग इधर से जाएगी। अब चूंकि ये चेन कितनी लंबी है ये तो पता है नहीं, तो चेन अब जितनी लंबी भी हो, अगर मान लें कोई भी अमीनो एसिड को अगर आप n कंसीडर कर लें तो उसके पहले वाला अमीनो एसिड क्या होगा? n-1, उसके ठीक पहले वाला, और उसके ठीक बाद वाला क्या होगा? n+1। ये तो बात समझ में आ गई। सपोज करो मेरे 9th अमीनो एसिड है तो उसके पहले वाला अमीनो एसिड क्या होगा? 8th। तो 8th को ही 8 चूंकि 8 9 के पहले आ रहा है और 9 को यदि हम n माने तो 8th अमीनो एसिड क्या हो गया? n-1 होगा, यानी 9 - 1 क्या होगा? 8 होगा। उसी तरह से 9 के बाद वाला अमीनो एसिड क्या होगा? 10th अमीनो एसिड होगा, यानी n+1। तो 9 अगर ये nth अमीनो एसिड है तो इसके बाद वाला अमीनो एसिड कौन सा होगा? इसके बाद वाला अमीनो एसिड ये होगा कि ये होगा? इसके बाद वाला अमीनो एसिड ये होगा। कैसे? देखिए ये चेन ऐसे आ रही है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे कॉइल पे आ रही है, ये पहले इधर आई फिर तब ऐसे इधर गई। तो ये पहले अमीनो एसिड आएगा रास्ते में, फिर उसके बाद ही आएगा, फिर उसके बाद ही आएगा। तो अगर ये nth है तो ये उसके पहले है, ये हो जाएगा n-1 अमीनो एसिड, और ये उसके भी पहले है तो ये हो जाएगा n-2 अमीनो एसिड, और ये बाद में है तो ये हो जाएगा n+1 अमीनो एसिड। तो ये आपको ध्यान रखना है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसके बाद ये है तो इसको n+1 कर देते हैं, और ये इसके पहले मानते हैं तो इसको n+1, तो ये इसको n+1 लिखते हैं, इसको n-1 लिखते हैं। जबकि अगर आप पैटर्न देखो तो ये ऐसे आ रहा है, फिंगर आप देखिए कैसे जा रहा है हमारा, ये इस तरह से जा रहा है ना, हेलिकल कॉइलिंग दिखा रहा है, तो ठीक है। तो अब ऐसे मान लीजिए तो जाहिर सी चीज है कि अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको ऐसे समझिए कि फॉर एग्जांपल अगर nth को आप 9th अमीनो एसिड मानते हैं तो इसके ठीक बाद वाला, इसके ठीक पहले वाला क्या हो जाएगा? 8th हो जाएगा, और इसके ठीक पहले वाला 7th हो जाएगा, और ये बाद में है तो ये क्या हो जाएगा? 10th अमीनो एसिड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो एनसीईआरटी बुक में जो सिंबल दिया है अमीनो एसिड को डिनोट करने के लिए नंबरिंग दी है वो n के टर्म्स में दी है, ठीक है। तो ये हो गया n-2, n-1, n और n+1। अब इन्हीं अमीनो एसिड के कुछ अमीनो एसिड का ऐसे फॉर एग्जांपल जिक्र कर लिया है तो उसको भी हम लोग मेंशन कर लेंगे, ठीक है। अब उसमें जैसे एक सीक्वेंस में दे दिया है कि जो अमीनो एसिड मेंशन किया गया है इतने पोर्शन में
इसी को फिर यहाँ पर डिनोट कर रहा है। तो पहले क्योंकि लेफ्ट हैंड से हम राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, तो पहले माइनस वाला आएगा ना, n-2 वाला अमीनो एसिड आएगा, फिर उसके बाद n-1 वाला आएगा। अब मतलब इसको स्ट्रेट अब हम कर दिए, इसको सीधा खींच के कर दिए, फिर उसके बाद अब n+1 वाला आ जाएगा। ठीक, अब फॉर एग्जांपल n-1 अमीनो एसिड को एनसीईआरटी बुक में सेरीन मान लिया है। कौन सा अमीनो एसिड मान लिया है? सेरीन मान लिया है। ठीक है, और उसके बाद n-1 जो अमीनो एसिड होता है उसको सिस्टीन मान लिया है, CYSTEIN, सिस्टीन मान लिया है। ठीक है, उसके बाद ये है बेटा, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद n अमीनो एसिड को क्या मान लिया? टायरोसिन मान लिया, टायरोसिन मान लिया। ठीक है, और n+1 को ग्लूटामिक एसिड मान लिया, ग्लूटामिक एसिड मान लिया। तो यहां पर 4 जो अमीनो एसिड हैं, अब ऐसे समझिए, अगर कोई प्रोटीन चेन आ रही है, प्रोटीन चेन है, मतलब प्रोटीन है, अमीनो एसिड की चेन है, तो पहला अमीनो एसिड जो होगा वो सेरीन होगा, दिस इज सेरीन, दिस इज n-2। उसके बाद दूसरा अमीनो एसिड जो होगा वो सिस्टीन होगा, दैट इज n-1। उसके बाद ये जो अमीनो एसिड होगा वो होगा टायरोसिन, सो दिस इज टायरोसिन। और उसके बाद जो अमीनो एसिड होगा सबसे लास्ट में इस पोर्शन में, वो होगा ग्लूटामिक एसिड, n+1। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। तो इस चेन ऑफ अमीनो एसिड में जो इतना सा पोर्शन है, इसमें जो पहला अमीनो एसिड होगा वो सेरीन, दूसरा अमीनो एसिड होगा सिस्टीन, तीसरा अमीनो एसिड होगा टायरोसिन, और चौथा अमीनो एसिड होगा ग्लूटामिक एसिड। और इनके जो 1 लेटर सिंबल्स हैं वो भी ध्यान रखना जरूरी है। अब 3 लेटर और 1 लेटर सिंबल, सेरीन का 3 लेटर सिंबल जो होता है वो SER होता है, शुरू का जो 3 लेटर है नाम में, वही इसका 3 लेटर सिंबल हो जाता है। सिस्टीन का जो 3 लेटर सिंबल होगा वो CYS हो जाएगा, इसके नाम में 3 शुरू के जो 3 लेटर्स हैं वही सिंबल हो जाते हैं। तो अक्सर ज्यादातर जितने भी अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं 21, या तो उनका पूरा नाम लिखिए, या उनका 3 लेटर सिंबल लिखिए, या उनका 1 लेटर सिंबल लिखिए। तो पहले हम लोग 3 लेटर सिंबल की बात कर रहे हैं। तो सेरीन का 3 लेटर सिंबल क्या होगा? SER। सिस्टीन का 3 लेटर सिंबल क्या होगा? CYS। यदि हम CYS लिखते हैं तो समझ लीजिए क्या है, वो सिस्टीन है। उसी तरह से टायरोसिन का 3 लेटर सिंबल क्या होगा? TYR। तो ये TYR हो गया, ये CYS है, तो TYR ये हो गया टायरोसिन का 3 लेटर सिंबल। और ग्लूटामिक एसिड का जो 3 लेटर सिंबल होगा GLU। तो ये ध्यान रखेंगे, ये GLU हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड का 3 लेटर सिंबल, GLU। तो इस तरीके से आपको यहाँ जो 4 अमीनो एसिड है उनके 3 लेटर सिंबल बता दिए गए। अब इसका 1 लेटर सिंबल क्या होता है? तो 1 लेटर सिंबल अक्सर जो पहला लेटर होता है उसी को 1 लेटर सिंबल 1 लेटर सिंबल के रूप में यूज कर लेते हैं। अब जैसे मान लो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। ठीक है, तो ग्लाइसिन नाम का जो अमीनो एसिड होता है, उस ग्लाइसिन में G पहला लेटर है, तो G सिंबल से ग्लाइसिन हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं ग्लूटामिक एसिड में भी G पहला लेटर है, तो लोग सोचेंगे यहां भी G, तो दो अमीनो एसिड को G सिंबल दे देंगे, तो अगर हम G बोलेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा कि ग्लाइसिन का है कि ग्लूटामिक एसिड का है। तो फिक्स कर दिया गया है कि ग्लाइसिन का 1 लेटर सिंबल G होगा और ग्लूटामिक एसिड का 1 लेटर सिंबल E होगा, यही आपको याद रखना है। तो इसका 1 लेटर सिंबल जो होगा वो E होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो E इज द 1 लेटर सिंबल ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, उसी तरह से अब आपको मालूम है टायरोसिन है, ट्रिप्टोफान है, 2 अमीनो एसिड होते हैं T नाम से मान लीजिए। तो अब टायरोसिन में भी T है, ट्रिप्टोफान में भी T है, तो टायरोसिन का फिर 1 लेटर सिंबल क्या होगा? क्योंकि T किसी और को अलॉट हो गया, और खासकर जो अमीनो एसिड पहले खोजा जाता है उसको वो पहला लेटर दे दिया जाता है। अब यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड से पहले ग्लाइसिन खोजा गया था, तो ग्लाइसिन का को G सिंबल अलॉट कर दिया गया। तो ग्लूटामिक एसिड बाद में खोजा गया, G इसमें भी है, तो कोई दूसरा लेटर जो है वो ढूंढ करके इसको, जो साइंटिस्ट लोग हैं वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा लेटर इनको देना है 1 लेटर सिंबल के लिए। कोई इसका रूल नहीं है, उन्होंने जो डिसाइड कर दिया वही आपको मगअप कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, हाँ, एक कॉमन चीज है कि अगर यूजुअली वो प्रेफर करते हैं कि अगर अमीनो एसिड का जो पहला लेटर है अगर वो किसी को नहीं अलॉट है तो वही उसको सिंबल दे दिया जाए, और शुरू के जो 3 लेटर्स हैं वो 3 लेटर सिंबल के रूप में यूज हो जाए। तो ग्लूटामिक एसिड का जो 1 लेटर सिंबल है वो E हो गया,
और टायरोसिन का जो 1 लेटर सिंबल है वो Y हो जाएगा, इसका 1 लेटर सिंबल Y हो जाएगा टायरोसिन का, ठीक है। तो टायरोसिन का 1 लेटर सिंबल जो होगा वो Y होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सिस्टीन का 1 लेटर सिंबल जो होगा वो C होगा, यानी कि C किसी और को नहीं मिला है, सिस्टीन C हो गया। और सेरीन का 1 लेटर सिंबल जो है वो S हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप, इसका 1 लेटर सिंबल जो होगा वो S होगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको 3 लेटर सिंबल और 1 लेटर सिंबल N, N+1, N-1, N-2 का क्या मतलब होता है एक अमीनो एसिड के चेन में, वो समझा दिया गया। N टर्मिनल C टर्मिनल क्या है, जो पहला अमीनो एसिड होगा उसको N टर्मिनल अमीनो एसिड कहेंगे, बता चुके हैं पहले के क्लास में, क्योंकि इधर कौन सा ग्रुप लटका होगा, NH2 ग्रुप लटका होगा। C टर्मिनल इसलिए कहेंगे कि इधर जो लास्ट अमीनो एसिड होगा उसका जो ग्रुप लटका होगा वो कौन सा होगा, COH होगा। ये पहले के क्लासेस में आपको बताया जा चुका है, ठीक है। अब इन अमीनो एसिड को आपस में आप जोड़ेंगे तो कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो आपको सेरीन का स्ट्रक्चर, सिस्टीन का स्ट्रक्चर, टायरोसिन का स्ट्रक्चर और ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर बना करके उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड दिखा देना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया गया है, ठीक है। तो आप देखिए सेरीन का स्ट्रक्चर देखें तो ये C है और इधर अल्कोहल होता है, सेरीन मिथाइल अल्कोहल ग्रुप होता है। तो यहां पर आप देखेंगे CH2H हो गया और इधर NH2 है, मान लीजिए ऐसे, अभी NH2 तो लिख दे रहे हैं, बाद में इसको क्लियर करेंगे। और इधर एक H होता ही है और इधर COH होता है, तो इसको मैं COH ऐसे बना देता हूं, ठीक है। ये हो गया सेरीन, तो इसको मैं यहाँ S लिख देता हूँ, ठीक। उसके बाद इसके बगल में सिस्टीन है। सिस्टीन जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। 2 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं जिनमें सल्फर होता है, बाकी किसी और में सल्फर नहीं होता। मेथियोनिन और 21 में से मेथियोनिन और सिस्टीन। तो ये सिस्टीन जो है वो सल्फर कंटेनिंग होता है अमीनो एसिड और इसमें O के जगह S आ जाता है, यानी ये थायो अल्कोहल है। जब अल्कोहल का जो ग्रुप होता है OH और थायो अल्कोहल का ग्रुप, थायो अल्कोहल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, SH से। तो O के जगह S कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टीन हो जाएगा। तो ये हो गया सिस्टीन, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर आप लिख देंगे इसके बगल में NH2। अब NH2 को हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है ना, तो ऐसे लिख देंगे। और ये C हो गया और ये CH2SH लिख दे रहे हैं। देखिए क्या अंतर है, ये OH है और ये SH है, बस, और कुछ अंतर नहीं है। और ये हो गया H और ये हो गया COH, ठीक। उसके बाद ये कौन सा अमीनो एसिड हो गया, ये हो गया C, या मतलब सिस्टीन हो गया। अब इसके बाद जो अमीनो एसिड आएगा वो होगा टायरोसिन। टायरोसिन में जो है वो आप कह सकते हैं कि इसमें एक बेंजीन रिंग होती है और मतलब फिनाइल ग्रुप होता है, उसके ऊपर OH आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये टायरोसिन होती है CH2। फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं, तो फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हैं, देख लीजिए। ये H हो गया, ये N हो गया, ये H हो गया, ये C और ये CH2 लगाए और इसके ऊपर फिनाइल एलेनिन ये वाला ग्रुप, ठीक, और ये OH कर दिया, तो ये हो गया टायरोसिन, ठीक है। ये H और इधर लगा दिया COH, क्लियर हो गया। ये हो गया टायरोसिन, इसका 1 लेटर सिंबल है Y। और इसके बाद एक और लास्ट अमीनो एसिड इसमें दिया है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको हम पहले ही बता चुके हैं, तो ग्लूटामिक एसिड के स्ट्रक्चर में आप सही कर लेंगे, CH2 COH होता है, तो यहाँ फिर से वही करेंगे H N, ठीक है, और CH2 COH और ये H और ये COH सीधे कर दीजिए, ठीक है, COH। तो ये हो गया ग्लूटामिक एसिड, इसका 1 लेटर सिंबल हो गया E। अब आपको पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है तो क्या करेंगे, OH और H ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और अमीनो ग्रुप है, इसके बीच में इंटरेक्शन होगा, OH और H, वाटर निकलेगा और C सीधे N से जुड़ जाएगा, तो ठीक है। आप इस C को इस N से जोड़ दीजिए और क्या रिलीज कर दीजिए, वाटर। उसी तरह से इस HOH के बीच में इंटरेक्शन होगा, वाटर निकल जाएगा, C और N जुड़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं C और N के बीच में कनेक्शन बना दीजिए, वाटर निकल गया। इसी तरह इस OH और H के बीच, C और N के बीच में कनेक्शन बना दीजिए, वाटर निकल गया। तो इस इतने पोर्शन में 1 2 और 3 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि 4 अमीनो एसिड दिखाई गया है, तो 4 अमीनो एसिड के बीच में कितने पेप्टाइड बॉन्ड, 3 पेप्टाइड बॉन्ड। तो यही चीज एनसीईआरटी बुक में ये एक चित्र के रूप में दिखाया हुआ है कि कैसे, और इधर वाला जो NH2 है इधर वाले अमीनो एसिड से जुड़ा रहेगा
तो कहने का मतलब केवल NH रहेगा और इसको इस बॉन्ड से दिखा दीजिए। इधर वाला CH क्योंकि इसके आगे भी तो अमीनो एसिड आ रहा है ना, तो इसके बाद इधर आप CO दिखा दीजिए क्योंकि वो NH से जुड़ा रहेगा, ये CO रहेगा क्योंकि CO के बाद ही तो बॉन्ड दिख रहा है ना, CO के बाद ही तो बॉन्ड दिख रहा है ना, तो CO के बाद ही बॉन्ड इधर भी रहेगा। तो इस तरीके से ये सेरीन, सिस्टीन, टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड जो आपको दिख रहे हैं वो हमने समझा दिया है कि एक प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखा करके समझाने की कोशिश की गई है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये प्रोटीन है जिसमें अमीनो एसिड का चेन है और उसमें उसका पोर्शन दिखाया गया है जो हेलिकल स्ट्रक्चर दिखा रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखा रहा है। कॉइल का जो फोल्डिंग दिखाता है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और उसका एक पोर्शन ले लिया है, उस पोर्शन को उसने एक्सपेंड किया है और उसमें बता रहा है कौन कौन सा अमीनो एसिड है। उसमें N+1 कौन है, N-1 क्या है। गलती ये मत करिएगा कि इसके इधर वाले को पहला मत मान लीजिएगा, इसको N-1 मत करिएगा क्योंकि ये बात ये अमीनो एसिड इसके बाद आया है ऐसे, और ये वाला इसके पहले है, यानी ऐसे आ रहा है, ये सबसे पहले आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। तो इससे नंबरिंग मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर। देखिए न्यूक्लिक एसिड exhibit wide variety of secondary structures and one of the famous secondary structure of nucleic acid is Watson-Crick model of DNA। मतलब न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो कई तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं और उन्हीं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में से एक बहुत ही फेमस सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाया था वॉटसन एंड क्रिक ने, डीएनए का। डीएनए भी 1 दर्जन से ज्यादा तरह के होते हैं, मोर देन अ डजन टाइप ऑफ डीएनए एग्जिस्ट इन बॉडी, और उसमें से जो फेमस डीएनए है वो है बी डीएनए, और इसी का सेकेंडरी स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल में दिखाया था, जो कि दुनिया भर में वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के नाम से फेमस है। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, मोर देन अ डजन टाइप ऑफ डीएनए, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इनके बारे में। और इन जो डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए पाए जाते हैं इनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है और कुछ और भी डिफरेंसेस होते हैं, और इनको जो है अलग अलग अल्फाबेट से इनको डिनोट किया जाता है। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए जो हमारे शरीर में पाया जाता है उसको बी डीएनए कहा जाता है, और इस बी डीएनए का स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल से पूरे दुनिया को दिखाया था। तो न्यूक्लिक एसिड शो exhibit wide variety of secondary structure। तो पहले तो ये लिख लेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स शो wide varieties of secondary structures। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड शो वाइड वैरायटीज ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जो है, इसमें ध्यान रखेंगे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, ये 2 साइंटिस्ट थे। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लेन्स द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो वॉटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल से जिस न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था वो था डीएनए। तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल एक्सप्लेन्स द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए एक बार फिर से लिख दूं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए में भी कौन सा डीएनए? तो इसके लिए आपको यह लिखना पड़ेगा कि मोर देन अ डजन टाइप ऑफ डीएनए एग्जिस्ट इन आवर बॉडी। तो यहां जो डीएनए जिसका स्ट्रक्चर शो किया था वो बी डीएनए था। अब बी डीएनए कहां से आ गया? तो इसके लिए लिख लेंगे कि मोर देन अ डजन टाइप्स ऑफ डीएनए एग्जिस्ट इन बॉडी, जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जिस्ट इन बॉडी, और ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए एग्जिस्ट करते हैं बॉडी में, इनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इन आवर बॉडी एंड आर डिनोटेड बाय अल्फाबेट्स। जो अंग्रेजी लेटर
होते हैं जिनको अल्फाबेट्स कहते हैं, उनसे इनको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर में, ठीक है। जैसे ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। तो हम यहाँ पर कौन से डीएनए की बात करेंगे? बी डीएनए की। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, जेड हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसी में से जो बी डीएनए है वही वॉटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल में उसका जिक्र किया था, उसके स्ट्रक्चर को दर्शाया था, ठीक है। अब ये जो डीएनए होता है बी डीएनए, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए इन आवर बॉडी। तो सबसे ज्यादा कॉमन तरह का डीएनए जो हमारे बॉडी में पाया जाता है वो कौन सा डीएनए होता है? वो होता है बी डीएनए। तो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल किस डीएनए से रिलेटेड है? तो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल वो बी डीएनए से रिलेटेड है। ये बात क्लियर होगी। अब हम लोग जो वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है बी डीएनए का, उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फीचर ऑफ वॉटसन एंड क्रिक मॉडल क्या है, तो वो डिस्कस करेंगे। फीचर ऑफ वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का फीचर क्या है? इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे पहली चीज होती है कि डीएनए एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स। डीएनए एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स मतलब डीएनए मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड्स होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। एक स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं, दूसरे स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं, और दोनों स्ट्रैंड फिर एक दूसरे के सामने आकर के वो भी आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही स्ट्रैंड हेलिक्स बनाते हैं, यानी एक स्ट्रैंड भी हेलिकल कॉइलिंग दिखाएगा और दूसरा स्ट्रैंड भी जो उसके पैरेलल है वो भी हेलिकल कॉइलिंग दिखाएगा। तो डीएनए के मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड हेलिकल कॉइलिंग दिखाते हैं, यानी हर स्ट्रैंड एक हेलिकल स्टेयरकेस के जैसा दिखेगा। एक हेलिकल स्टेयरकेस एक स्ट्रैंड बनाएगा, उसी के बगल में दूसरा स्ट्रैंड भी हेलिकल स्टेयरकेस बनाएगा, और दोनों स्टेयरकेसेस हेलिकल स्टेयरकेसेस आपस में जुड़े रहेंगे। तो इसी को वॉटसन एंड क्रिक ने कहा था कि डीएनए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स। तो ध्यान रखेंगे डीएनए एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स। डीएनए मॉलिक्यूल, ये भी डीएनए की बात हो रही है, डीएनए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज डबल हेलिक्स, ठीक है। टू हेलिकल स्ट्रैंड्स का बना होता है। दैट इज डबल हेलिक्स का मतलब होता है कि इसमें टू हेलिकल स्ट्रैंड्स होते हैं। दैट इज टू हेलिकल स्ट्रैंड्स, इसमें दो हेलिकल स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी हर स्ट्रैंड एक हेलिकल स्टेयरकेस के रूप में देखा जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ईच स्ट्रैंड is like a helical staircase, घुमावदार सीढ़ी, ठीक है। तो each strand is like a helical staircase, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन्स होते हैं, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, और एंटी पैरेलल होते हैं। तो लिखोगे both strands are polynucleotides या chain of nucleotides, chain of nucleotides, ठीक है, chains of nucleotides, दो चेन होंगे न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है, और इसी को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। और ये एंटी पैरेलल होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहां लिख देंगे कि दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन एंड आर एंटी पैरेलल, मतलब दैट दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी समझाते हैं, दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, यानी जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं, यानी वो ट्रेवल करते हैं। ट्रेवल करना मतलब थोड़ी देर गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, मतलब एक स्ट्रैंड अगर उसका पूंछ नीचे और हेड ऊपर है
तो दूसरे स्ट्रैंड का हेड नीचे और पूंछ ऊपर होगा, यानी एक के हेड के सामने दूसरे का पूंछ होगा, ठीक है, या टेल के सामने दूसरे का हेड होगा, ऐसे कहेंगे। तो मतलब एक स्ट्रैंड, देखिए हेलिकल है ना, तो एक स्ट्रैंड अगर ऐसे हेलिक्स बना रहा है, ऐसे देखिए, ठीक, तो इसका मान लीजिए ये ऐसे बना रहा है, तो इसका मान लीजिए हेड ऊपर है तो एरो से दिखा दिया, और पीछे पूंछ है एरो नहीं दिखाया, ठीक। तो दूसरा जो है वो ऐसे जाएगा, अगर एक ऐसे आ रहा है तो दूसरा यहां से जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से, देखिए इसी के पैरेलल ये, और इसका हेड नीचे होगा, समझ में आया। इसको पकड़ कर सीधा कर दीजिए, इसको पकड़ के अगर सीधा कर दीजिए तो क्या होगा, ऐसे बना दीजिए, तो एक का हेड ऊपर हो गया और एक का हेड किधर हो गया, नीचे हो गया। तो यही तो मैं समझा कि डीएनए मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड होते हैं, एक लाल वाला स्ट्रैंड और एक नीला वाला स्ट्रैंड, एक ऊपर से नीचे जा रहा है और एक नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी एक के हेड के सामने दूसरे का टेल, या उसी के टेल के सामने दूसरे का हेड, हेड के सामने टेल, हेड के सामने टेल। क्योंकि जब न्यूक्लियोटाइड का चेन होगा तो उसके एक एंड पर कोई और ग्रुप होगा और दूसरे एंड पर कोई और ग्रुप होगा, तो एक ग्रुप को अगर हेड मान लिए तो दूसरे ग्रुप को क्या मानेंगे, टेल मानेंगे। कैसे अमीनो एसिड का चेन में एक तरफ अमीनो टर्मिनल था, एक तरफ क्या था, COH टर्मिनल था, C टर्मिनल था, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होगी उसमें भी एक तरफ एक टर्मिनल होगा, दूसरी तरफ दूसरा टर्मिनल होगा, वहां पर एक को हेड मानेंगे, दूसरे को टेल मानेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो द टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA molecule are polynucleotides, they are anti-parallel, इसी को anti-parallel बोलते हैं, ठीक है, that is they run in opposite direction। तो ये क्लियर हो गया। और यहाँ पर ये आप लिख लेंगे कि हेलिकल स्टेयरकेस है, देखो एक हेलिकल स्टेयरकेस लाल वाला है और दूसरा हेलिकल स्टेयरकेस नीला वाला है। तो टू हेलिकल स्टेयरकेस है, एक ये हो गया हेलिकल स्ट्रैंड, एक हेलिकल स्ट्रैंड रेड वाला है, ठीक है, और दूसरा हेलिकल स्ट्रैंड नीला वाला है, हेलिकल स्ट्रैंड। तो यहां पर कितने हेलिकल स्ट्रैंड दिख रहे हैं आपको, दो हेलिकल स्ट्रैंड दिख रहे हैं, इसलिए डबल हेलिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डबल हेलिक्स। दो हेलिक्स है, दो स्ट्रैंड है जो हेलिक्स बना रहे हैं, और ये दोनों हेलिक्स आपस में जुड़े रहते हैं, और ये अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर केस में जुड़े रहते हैं। डीएनए में ये दो है, और आरएनए होगा तो उसमें एक स्ट्रैंड होगा, लेकिन वो हेलिक्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन डीएनए में दो स्ट्रैंड होंगे तो ये दोनों ही हेलिक्स बनाएंगे, और ये एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है। और आगे चल करके क्लास 12 में आपको बताया जाएगा इन दोनों का हेड और टेल की बात करें तो ये जो एरो इधर है वो 5' एंड कहा जाता है, और जिधर टेल है, जिधर एरो नहीं है, उसको 3' एंड कहा जाता है। यानी इस पर जो ग्रुप लटका होगा वो 5वें कार्बन पर फॉस्फेट होगा, और इधर जो ग्रुप लटका होगा वो तीसरे कार्बन पर OH लटका होगा। तो बस वही चीज देना है, तो 5' हो गया, और ये क्या हो गया 3' ये O है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्लियर हो गया, आप ये चीज ध्यान रखना है। तो ये हो गया 3' ठीक है। और इसी तरह से इस वाले स्ट्रैंड का देख लें तो 3' ऊपर होगा, ठीक है, और इधर 5' हो जाएगा, तो 5' और 3' तो इधर भी 5' हो जाएगा, और इधर इसका 3' तो 5' के सामने 3' यहाँ 3' के सामने 5' को हेड कंसीडर करते हैं और 3' को टेल कंसीडर करते हैं। तो ये दो पॉइंट्स वाटसन एंड क्रिक मॉडल के हमने डिस्कस कर दिए हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल में मेंशन किया गया है वो ये कि जो डीएनए मॉलिक्यूल का बैकबोन होता है वो शुगर फॉस्फेट शुगर चेन से बनता है। तो जो तीसरा पॉइंट है वाटसन एंड क्रिक मॉडल का, जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि द बैकबोन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। ये दोनों ही स्ट्रैंड में शुगर फॉस्फेट शुगर चेन होगी, इसमें भी शुगर फॉस्फेट शुगर चेन होगा, इसमें भी शुगर फॉस्फेट शुगर चेन होगा।
अरे भाई शुगर और फॉस्फेट हर न्यूक्लियोटाइड में होते हैं, तो अभी चित्र से समझ में आ जाएगा। तो द बैकबोन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज made up of sugar phosphate sugar chains और इसी शुगर फॉस्फेट शुगर चेन से जो नाइट्रोजनस बेस है वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर निकले रहते हैं। तो इसको आप मेंशन कर लेंगे, तो लिखोगे नाइट्रोजिनस बेसिस, चौथा पॉइंट, नाइट्रोजिनस बेसिस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर, ऐसे इस परपेंडिकुलर का सिंबल है परपेंडिकुलर फ्रॉम द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, या to this sugar phosphate backbone। अब समझिए क्या मतलब है। देखिए हमने जब डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर समझाया था, अभी कुछ देर पहले शुरू किया समझाना, तो उसके पहले हमने नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है। हमने न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड का सब स्ट्रक्चर आपको समझाया, और ये भी बताया कि एक न्यूक्लियोटाइड बनता है नाइट्रोजनस बेस शुगर और फॉस्फेट से मिल करके। तो चलिए उसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये मान लीजिए फॉस्फेट हो गया, ठीक, ये हो गया शुगर, देखिए ध्यान से, ये शुगर हो गया पेंटोज शुगर, और ये हो गया नाइट्रोजनस बेस। ऐसे एक मॉडल डायग्राम बनाते रहे, दिस इज NB मींस नाइट्रोजनस बेस। ऐसे ही ये हो गया फॉस्फेट, इसके नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड का, ये हो गया शुगर, ठीक, पेंटोज शुगर, और ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, ठीक, NB। ऐसे ही आप और भी न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं। ये इसके नीचे का न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक, ये शुगर हो गया, ठीक, पेंटोज शुगर हो गया, और ये हो गया नाइट्रोजनस बेस। ये एक स्ट्रैंड का, ये डीएनए में मान लीजिए एक स्ट्रैंड ये बनाया है, इसको हम ये वाला स्ट्रैंड मान लीजिए, तो ये वाला स्ट्रैंड का है, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे ये कौन सा कार्बन है बेटा, जब नंबरिंग आप करते हैं तो कौन सा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है, ध्यान रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पहला कार्बन है। यानी पहले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा रहता है शुगर के, और पांचवें कार्बन से यानी C5 से, पांचवें कार्बन से, इस 5 को मैं हटाता हूं, C5 लिख रहा हूं, फॉस्फेट जुड़ा रहता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे लाइन से चेन रहती है न्यूक्लियोटाइड की, इसी को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये आपको मालूम है ये तीसरे कार्बन से आपस में जुड़े रहते हैं। ये थर्ड कार्बन है, ये तो मालूम है बेटा कौन सा कार्बन है, ये C3 है, थर्ड कार्बन है, ये भी C3 है, थर्ड कार्बन है, ये भी C3 है, थर्ड कार्बन है, और इसी थर्ड कार्बन से क्या लटका रहता है, OH लटका रहता है। यहां से भी OH लटका होगा, यहां से भी OH लटका होगा, यही OH इस फॉस्फेट के साथ जुड़ के एस्टर बॉन्ड बनाता है। आपको जब हम दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ के दिखाए थे पहले की क्लास में, तो ये एस्टर बॉन्ड यहां बन गया, ये एस्टर बॉन्ड यहां बन गया, इसके नीचे मान लो कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है तो एस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा, तो ये आखिरी न्यूक्लियोटाइड है, इसके नीचे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो ये तीसरे कार्बन पर OH लटका हुआ है, इसी को बोलते हैं, देखो एरो बना दिया, इसी को बोलते हैं 3-OH एंड। ये पूंछ मान लिया गया, ये पूंछ हो गया 3-OH एंड, जो हमने 3-OH एंड लिखा था। और ये ऊपर 5वें कार्बन से फास्फोरस जुड़ा हुआ है, इसी को हेड मान लेते हैं, तो 5-PN। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक न्यूक्लियोटाइड के चेन में 3-OH एंड क्यों लिखते हैं, एक एंड पर और एक एंड पर 5-P क्यों लिखते हैं, क्योंकि इस एंड पर फॉस्फेट ग्रुप होता है और इस एंड पर अल्कोहल ग्रुप होता है। फॉस्फेट किस कार्बन से जुड़ा है, 5वें से, तो 5-P एंड बोलते हैं, और 3 एंड पर OH जुड़ा रहता है तो 3-OH बोलते हैं। तो ये तो चीज तुमको क्लियर हो गई, 5-P और 3-OH का मतलब क्या हुआ। ये एक स्ट्रैंड है, इसी के सामने एक दूसरा स्ट्रैंड भी तुम बनाओगे,
इसी तरह से, लेकिन उसमें ओरिएंटेशन उल्टा कर देना है, जैसे इसी को उल्टा कर देना, यानी ये पोर्शन नीचे आ जाएगा, ये पोर्शन ऊपर आ जाएगा। कैसे करोगे? पूरा पलट दो इसको, इसके सामने वाले स्ट्रैंड में देखो ये उल्टा हो गया, तो इसी को पलट दो। तो तुम यहाँ डायग्राम में भी पलट सकते हो। तो डायग्राम में जब पलट के बनाओगे बेटा तो फिर कैसे बनेगा? यहाँ दिखा दो कुछ, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये ऐसे शुगर ऐसे दिखा दो, कुछ नहीं करना, ऐसे ही चित्र इधर दिखा दो, ठीक है, और ऐसे दिखा के इधर पी जोड़ दो, ठीक। फिर उसी तरह से ये पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक। ऐसे ही इसके सामने एक और तुम शुगर लेते आओ, ये नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस हो गया, और ये ऐसे शुगर यहां भी दिखा दोगे, ठीक है। फॉस्फोरस हो गया, ठीक, ये पेंटोज शुगर हो गया, और यहां भी तुम पेंटोज शुगर दिखा दो, ठीक, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस हो गया, ठीक है, और ये पेंटोज शुगर है, और ये पांचवा कार्बन, इससे फास्फोरस जुड़ा हुआ। तो आप देखिए इसी का ठीक उल्टा इधर बना दिया, ओरिएंटेशन पर ध्यान दीजिए, और यहां भी वही चीज है, ये पहला कार्बन C1, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा कार्बन हो गया C3, और ये पांचवा कार्बन हो गया C5, ऐसे ही इसका पहला कार्बन, ठीक है, ये इसका तीसरा कार्बन, और ये पांचवा कार्बन, ये पहला कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और ये पांचवा कार्बन, और जो तीसरा कार्बन है इसी से नो एक्सपेक्ट कराता है, क्योंकि इसके उधर कोई और न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ठीक है। तो और एस्टर बॉन्ड जो बनता है फास्फोरस और थर्ड कार्बन के बीच में बनता है, ये एस्टर बॉन्ड से जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक न्यूक्लियोटाइड का चेन हो गया, एक स्ट्रैंड, और ये दूसरा स्ट्रैंड दूसरे न्यूक्लियोटाइड का चेन हो गया, ठीक है। तो ये तीसरे कार्बन से एस्टर बॉन्ड जुड़ता है, तीसरे कार्बन से एस्टर बॉन्ड फास्फोरस का बनता है। जो इधर बना है वही इधर बना है, बस ओरिएंटेशन बदल दिया, ठीक। अब देखो इसमें ये टेल हो गया, ठीक है, और ये हेड हो गया, और इसका जो एरो है आप देखो वो ये वाला है स्ट्रैंड, तो ये इसका हेड इधर, तो इसको बोल देंगे 5'P, इसको बोल देंगे 3'H। तो डीएनए मॉलिक्यूल में जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। ये एंटी पैरेलल का मतलब होता है हेड के सामने पूंछ, हेड के सामने पूंछ, दोनों स्ट्रैंड अपोजिट, दे आर पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल है, और अपोजिट है, दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो न्यूक्लियोटाइड इसमें अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, ये मतलब हुआ। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। और इसमें ये दोनों स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड के दो न्यूक्लियोटाइड किस बॉन्ड से जुड़े हैं? एस्टर बॉन्ड से। तो ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? एस्टर बॉन्ड है, इसी को फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। यानी टू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ अ स्ट्रैंड आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक। और जो दो स्ट्रैंड एक दूसरे के पास आए हैं तो एक दूसरे से अलग भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के पास जब आते हैं तो इनके बीच में आपस में बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनता है, ठीक। तो नाइट्रोजनस बेस जो है आपको बता चुके हैं कि डीएनए अगर है तो उसमें यूरेसिल नहीं होता है, उसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है, ठीक। वो आगे अभी डिस्कशन होगा। तो ये मान लेते हैं ये एडेनिन है, ये मान ले ग्वानिन है, ये मान ले साइटोसिन है। तो एडेनिन हमेशा पेयर करता है थाइमिन से, ग्वानिन हमेशा पेयर करता है साइटोसिन से, साइटोसिन हमेशा पेयर करता है ग्वानिन से, ठीक है। और आगे भी बताएंगे भी। तो एडेनिन और थाइमिन जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसको डॉट लाइन से दिखाते हैं, डॉट लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और जो लाइन होगी वो डॉट लाइन ही बनाएंगे, ठीक है, डॉट लाइन ही बनाएंगे। तो ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड आप दिखाएंगे ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एडेनिन इधर भी हो सकता है, उधर भी, किधर भी कर सकते हैं, एक उधर करके ठीक उधर कर दिया, मतलब एक के साथ हमेशा टी रहेगा पेयरिंग के लिए,
और जी के साथ हमेशा पेयरिंग के लिए सी रहेगा। अगर सी है तो इधर जी आ जाएगा, अगर जी है तो इधर सी आ जाएगा। टी इधर होगा तो ये इधर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यानी कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड को किसी के साथ आप पेयर कर दीजिए, प्यूरीन के सामने हमेशा पिरिमिडीन रहेगा। ठीक है, प्यूरीन के सामने हमेशा पिरिमिडीन रहेगा। तो अगर ये प्यूरीन है तो इसके सामने क्या है? पिरिमिडीन। लेकिन कौन सा पिरिमिडीन, ये भी फिक्स है। अगर ए प्यूरीन है तो कौन सा पिरिमिडीन आएगा? टी। और अगर जी प्यूरीन है तो कौन सा पिरिमिडीन आएगा? सी। तो आगे अभी इसका जिक्र होगा। फिलहाल तो दो स्ट्रैंड आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। यानी आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड, यानी ये एक स्ट्रैंड है, इसका अपोजिट स्ट्रैंड ये है, तो इसके न्यूक्लियोटाइड और इसके न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी द टू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय विच बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड द टू न्यूक्लियोटाइड ऑफ ईच स्ट्रैंड आर कनेक्टेड बाय विच बॉन्ड? फास्फोएस्टर बॉन्ड। तो एक स्ट्रैंड के दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फास्फोएस्टर बॉन्ड होता है और दो स्ट्रैंड के दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। भैया एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये, इनके दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन ये वीक बॉन्ड होता है तो आसानी से टूट भी जाता है, थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो टूट जाएगा, तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, तो मेल्ट कर जाएंगे। बोलेंगे डीएनए मेल्ट कर गया, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, तो उसको डीएनए का डीनेचुरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीनेचुरेशन कहा जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों स्ट्रैंड को फिर पास लाओगे तो फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, तो उसको रीनेचुरेशन बोलेंगे, उसी को एनीलिंग बोलेंगे, पेयरिंग बोलेंगे, पेयरिंग हो गई। तो ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे थे कि बैकबोन ऑफ शुगर बैकबोन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। देखो तो यही तो है बैकबोन, यही तो है शुगर फॉस्फेट शुगर। ये देखो शुगर फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, ये जो है इसको बोलते हैं बैकबोन। ये चीज है बैकबोन। ये इस स्ट्रैंड का बैकबोन है और ये इस स्ट्रैंड का बैकबोन है। ये इसी को बोला है बैकबोन। दिस इज बैकबोन। ठीक है, यानी कि बैकबोन है। ठीक, ये बैकबोन है। तो बैकबोन क्या है? जो डीएनए मॉलिक्यूल में शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट चेन दिखता है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट जो चेन दिखता है, यानी ये और ये, इसी को बैकबोन बोला जाता है। और इसी बैकबोन से जो नाइट्रोजनस बेस है वो 90 डिग्री के एंगल पर निकलते हैं। कितने एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री। ये अगर ये इस प्लेन में है तो बेस इस प्लेन में होंगे। यानी अगर दो शुगर फॉस्फेट में, किताब रखने वाली अलमारी देखिए, साइड की वॉल ऐसे होती है और जो रैक होता है जिसके ऊपर आप किताब रखते हैं, अलमारी का दो साइड वॉल ऐसे है और किताब रखने के लिए फ्लैट ऐसे आपको रैक्स होते हैं। तो साइड वॉल जो है एक इधर और एक इधर, ये बैकबोन हो गया। ये दो बैकबोन हो गए डीएनए मॉलिक्यूल में। एक स्ट्रैंड का बैकबोन ये, दूसरे स्ट्रैंड का बैकबोन ये बैकबोन का प्लेन देखिए, हाथ का प्लेन ऐसे है, ये इनका फेस ऐसा होता है शुगर फॉस्फेट का, और इससे जो बेस निकले हैं वो इस प्लेन में निकले हुए हैं। तो इस वॉल से जो बेस निकला है उनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री पर ये नाइट्रोजनस बेस निकले रहते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं नाइट्रोजनस बेस जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन से निकले रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चौथा पॉइंट। और उसके साथ में हमने बताया कि जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन के प्लेन से डिफरेंट होता है। नाइट्रोजन बेस का प्लेन ये होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और शुगर फॉस्फेट बैकबोन का प्लेन क्या होगा? वर्टिकल प्लेन होगा। मतलब ऐसे इमेजिन कर लो एक किताब रखने वाली अलमारी जिसमें साइड में दो वॉल होती हैं और बीच में ऐसे रैक होते हैं। तो वॉल और रैक के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। तो जो ये रैक है वो नाइट्रोजनस बेस है, दोनों ही स्ट्रैंड से जो निकला है, इधर वाला और इधर वाला, और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो वॉल है उसमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन, उसको कंसीडर कर लो। ठीक है, तो ये हो गया चौथा पॉइंट। अब इसको कुछ ऐसे समझ लीजिए कि मान लें ये किताब रखने वाली अलमारी आप बना रहे हैं, इसमें साइड में एक वॉल होती है। ठीक, ऐसे ही साइड में एक वॉल होती है, आप ऐसे बनाते हैं, और ऐसे ही इसमें आप देखते हैं रैक होता है, ऐसा रैक होता है ना, इस तरह से किताब रखने के लिए। ये एक रैक हो गया, ठीक है, ये दूसरा रैक हो गया,
इस तरह से, और इसी पर बुक्स रखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप वॉल देख रहे हैं, ये हो गया शुगर फॉस्फेट बैकबोन, एक इधर और एक इधर, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन का प्लेन ये, और ये जो है ये नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस इसका, और ये इधर से नाइट्रोजनस बेस इसका निकला हुआ है। तो ये नाइट्रोजनस बेस निकला हुआ है, ये इसका नाइट्रोजनस बेस है, ये इसका नाइट्रोजनस बेस है। तो आप इनको लिख सकते हैं नाइट्रोजनस बेस, ये सब नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक। ये इस वाले स्ट्रैंड से निकला नाइट्रोजनस बेस है, और ये इस वाले स्ट्रैंड से निकला नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। और इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये आप सोचिए हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये लाइन हटा दीजिए, अब ये लाइन हटा दीजिए, ये है बेटा कहानी। तो ये है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और ये नाइट्रोजनस बेस निकले हुए हैं। ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन और इससे नाइट्रोजनस बेस निकले हैं, और इनके बीच में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड या डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डिपेंड करेगा कौन सा नाइट्रोजनस बेस है। ये आपको समझा चुके हैं। अगर ये G होगा तो ये क्या हो जाएगा? C, अगर ये A होगा तो ये क्या हो जाएगा? T। और जो नाइट्रोजनस बेस निकले होंगे इनके बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और ये हेलिकली कॉइल्ड रहते हैं। तो इसी को क्या करिए, ये जो दो रैक है अलमारी का सॉरी, ये जो दो वॉल है और उसके बीच में रैक है, आप क्या करिए उसी को ऐंठ दीजिए, ऐसे इस पूरे अलमीरा को ऐंठ दीजिए हेलिकली। तो इसको जब आप मान लीजिए कि बीच में एक इमेजिनरी एक्सिस इमेजिन करिए, और इसको फिक्स कर दीजिए नीचे वाले को, ताकि जब ऊपर से आप ऐंठे रोटेट करें तो मतलब इसी को आप रोटेट करें, घुमावदार अलमारी बना दीजिए। तो यही होता है डीएनए हेलिकल मॉडल या डीएनए डबल हेलिक्स। ये तो सीधे कर दिया, इसी को आप ऐसे घुमाते रहिए के ऊपर, ऐसे ये अलमारी ये जो है ऐंठते रहिए, ऐसे ऐठा दीजिए इसको। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दो लाइन आपको समझ में आ गया होगा कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन और उससे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 90 डिग्री पर निकले रहते हैं। अच्छा, और ये ध्यान रखिएगा कि प्यूरिन हमेशा पेयर करता है पिरिमिडीन के साथ। प्यूरिन पेयर्स विद पायरिमिडीन, तो प्यूरिन पेयर्स विद पायरिमिडीन, ये ध्यान रखेंगे। प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ पेयर करता है। प्यूरिन का मतलब है एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन का मतलब है थायमिन और साइटोसिन। और एडेनिन के सामने हमेशा थायमिन आएगा, और ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन आएगा, या साइटोसिन के सामने ग्वानिन, थायमिन के सामने एडेनिन। और इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉट लाइन से दिखाते हैं ऐसे। तो A और T के बीच में 2 डॉट लाइन दिखाएंगे, और G और C के बीच में 3 डॉट लाइन दिखाएंगे। 3 डॉट लाइन आप दिखाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप 3 डॉट लाइन दिखाएंगे, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, तो ये पेयरिंग हो गई। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, इन दोनों स्ट्रैंड के का मतलब कितने दूरी पर होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, ये एक बाहरी दायरा है और एक सेंट्रल एक्सिस है। ये एक इमेजिनरी लाइन हमने खींचा हुआ है, इमेजिनरी लाइन हमने खींचा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए कि स्ट्रैंड यहाँ से चला, ऐसे हेलिकल कॉइल दिखा रहा है, फिर इधर है, फिर ठीक है, ऐसे कॉइल करते हैं। और दूसरा भी जो है उसके एंटी पैरेलल है, तो वो ऐसे कॉइल करते हुए जाएगा, ठीक है, अपोजिट। तो उसको ऐसे दिखा देते हैं, वो ऐसे कॉइल करते हुए जाएगा, ठीक है। एक मतलब आप समझ रहे हैं, ये एक कॉइल दिखाएगा और ये ऐसे कॉइल दिखाएगा, क्लियर। और मान लो यहां से यहां तक, ये दोनों मैक्सिमम जो दूरी, मतलब ये जो दोनों स्ट्रैंड जो बराबर दूरी मेंटेन किए हुए हैं,
ये डिस्टेंस दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो दूरी होगी यही इसका डायामीटर होगा। ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। तो 20 एंगस्ट्रॉम डायामीटर ऑफ BDNA, दो स्ट्रैंड के बीच की दूरी, यानी दो स्ट्रैंड एक दूसरे से कितनी दूरी पर रहेंगे, और दूरी पर रहेंगे एक दूसरे से ऐसे हेलिकल कॉइलिंग दिखाते रहेंगे, ऐसे हेलिकल कॉइलिंग दिखाते रहेंगे दो स्ट्रैंड, ठीक है। तो उनके बीच में फिक्स डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, इनके बीच में देखो फिक्स डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। डायमीटर कहने का मतलब है बेटा यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर इसका एक का हेड अगर ऊपर है 5' एंड ऊपर है तो 3' एंड नीचे होगा, ऐसे इसका 3' एंड ऊपर है तो इसका 5' एंड नीचे होगा, ठीक। और इसको बोलते हैं, ये यहां से चलेगा और फिर यहीं पहुंच जाएगा, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको हेलिक्स पिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलिक्स पिच। हेलिक्स पिच जो होता है ये यहां से यहां तक की दूरी जो होती है, एक हेलिकल टर्न कंप्लीट करने में जो दूरी होती है उसको बोलते हैं 34 एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम, डिस्टेंस ऑफ वन हेलिक्स, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, ड्यूरिंग 360 डिग्री रोटेशन। भाई ऐसे चला और ऐसे पूरा मुड़ गया, ऐसे चला और ऐसे यहां तक, यानी यहीं से चल के यहीं आता तो कितना डिग्री घूम जाता, 360 डिग्री। एक पूरा सर्कल पूरा होता तो कितना होता, 360 डिग्री। लेकिन वो ऐसे घूमता गया और नीचे उतरता गया और फिर यहाँ पहुंचा। तो यहाँ से यहाँ तक जब स्टैंड पहुंचा, यानी 34 एंगस्ट्रॉम पहुंचा, तब जाकर के 360 डिग्री घुमा। तो इसको कहते हैं हेलिक्स पिच। यानी हेलिक्स पिच जो होता है ये एक कंप्लीट 360 डिग्री टर्न रोटेशन जब लेगा तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको कहेंगे हेलिक्स पिच, ठीक है। तो हेलिक्स पिच हो गया 34 एंगस्ट्रॉम, डायमीटर हो गया 20 एंगस्ट्रॉम, और जो रेडियस हो गया वो उसका आधा हो गया 10 एंगस्ट्रॉम। भाई इसका आधा दूरी जो हो गया वो क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। इसका जो आधा दूरी होगा, ये जो आधा दूरी होगा, इस आधे दूरी को क्या बोलेंगे 10 एंगस्ट्रॉम। जब 20 एंगस्ट्रॉम है तो आधा क्या होगा 10 एंगस्ट्रॉम होगा। तो ये 20 है तो आधा क्या होगा 10 एंगस्ट्रॉम होगा। तो रेडियस जो हो गया वो 10 एंगस्ट्रॉम हो गया, और डायमीटर जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम हो गया। हेलिक्स पिच का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग 360 डिग्री रोटेशन, यानी 360 डिग्री जब रोटेट कर लेता है तो कितना डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, कुछ भी मान लीजिए, ठीक। तो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग 360 डिग्री रोटेशन ये हो गया 360 34 एंगस्ट्रॉम। और एक हेलिक्स पिच में 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर, 10 बेस पेयर। मतलब यहां से लेकर के यहां तक इनके बीच में आप देखेंगे ये बेस इससे निकला होगा, ये बेस इससे निकला होगा, ठीक, देख रहे हो। ये बेस पेयरिंग होती है ना, इस स्टैंड से इस स्टैंड से 90 डिग्री पर देखो बेस निकले होंगे, ये बेस, ठीक है। और ये जो बेस निकले होंगे आपको बता दें एडेनिन के सामने क्या रहेगा, थाइमिन रहेगा। तो ये नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे इनके बीच में, 2 या 3 डिपेंड करेगा कौन सा बेस है। तो एक हेलिक्स पिच में 10 बेस पेयर आते हैं। कितने बेस पेयर आते हैं, 10 बेस पेयर। अगर गिनोगे यहां से लेकर के यहां तक में, यहां से लेकर के यहां तक में रास्ते में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस, यहां से लेकर यहां तक में 10 बेस आएंगे। एक हेलिक्स पिच में 10 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। कंटेन्स, a helix pitch contains 10 base pair, a helix pitch contains 10 base pair। यानी एक हेलिक्स पिच में यहां से यहां तक में कितने बेस पेयर आएंगे, एक इधर से बेस, एक इधर से बेस। तो ये बेस पेयर हो गया, एक इधर से बेस, एक इधर से बेस, ये बेस पेयर हो गया। ऐसे यहां से यहां तक में आपको 10 बेस पेयर होंगे। अगले हेलिक्स पिच में 10 बेस पेयर फिर मिलेंगे, अगले हेलिक्स पिच में 10 बेस पेयर फिर मिलेंगे। तो 2 बेस पेयर के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, 2 बेस पेयर के बीच में फिर दूरी रहेगी 3.4 एंगस्ट्रॉम है। भाई यहां से यहां तक की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है और इसमें 10 बेस पेयर है, तो 2 बेस पेयर के बीच की दूरी क्या होगी, ये हो जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो
ध्यान रखिए वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दी जा रही है, नैनोमीटर में चेंज करना है तो आप 10⁻⁹ में कर दीजिएगा। तो ये 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर्स ये 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। किन्हीं दो बेस पेयर के बीच में जो दूरी होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। किन्हीं दो बेस पेयर के बीच में दूरी जो होगी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम ये होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक फुल स्ट्रैंड होता है, ये एक फुल हेलिक्स इसको बोला जाता है। यहां से यहां तक एक फुल हेलिक्स, इस फुल हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं और हर दो बेस पेयर के बीच में जो दूरी होगी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। और एक कंप्लीट हेलिक्स, एक कंप्लीट टर्न, हेलिकल टर्न, वन कंप्लीट हेलिकल टर्न की जो लेंथ होगी वो उसको हेलिक्स पिच कहेंगे। लेंथ ऑफ वन कंप्लीट हेलिकल टर्न, इसको हेलिकल टर्न बोलते हैं। तो हेलिक्स पिच का एक और डेफिनेशन है कंप्लीट हेलिकल टर्न। कंप्लीट हेलिकल टर्न मतलब एक तरह से 360 डिग्री घूमना, 360 डिग्री रोटेशन को ही कंप्लीट हेलिकल टर्न बोला जाता है, ठीक है। तो हर एक बेस से गुजरने पर वो कितना डिग्री एंगल मुड़ेगा? मान लो 360 डिग्री एंगल जब मुड़ा तो रास्ते में कितने बेस पड़े? 10। तो हर एक बेस से गुजरने पर वो कितना टिल्ट हो रहा होगा? 36 डिग्री। 360/10 36 डिग्री। तो वही एनसीईआरटी बुक वहां मेंशन करता है, ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी बुक वो मेंशन करता है कि जो टिल्ट होता है, बेस टिल्ट, ये जो बेस टिल्ट होगा वो 36 डिग्री का होगा। तो जो बेस टिल्ट होगा इसके वजह से जो एंगल होगा, जो बेस टिल्ट आप देख रहे हैं ना, ये जो एंगल होगा वो 36 डिग्री होगा। 36 डिग्री, 36 डिग्री, 36 डिग्री, 36 डिग्री। यानी हर एक बेस से जब गुजरेगा तो 36 डिग्री घूम जाएगा। उसके बाद जो अगला बेस पड़ेगा फिर 36 डिग्री घूम जाएगा, उसके बाद फिर अगला बेस पड़ेगा फिर 36 डिग्री घूम जाएगा। तो ऐसे 10 बार 36 36 36 घूमेगा तो एक कंप्लीट 360 डिग्री हो गया कि नहीं? तो वही एनसीईआरटी बुक लिखता है कि एक कंप्लीट हेलिक्स जब बनता है, एक कंप्लीट हेलिक्स का जब एक कंप्लीट हेलिक्स मतलब ये, एक कंप्लीट हेलिक्स का मतलब ये, तो एक कंप्लीट हेलिक्स जब बनता है तो 10 बेस पेयर पड़ते हैं। तो हर बेस पेयर का जो टिल्ट होगा, झुकाव होगा वो 36 डिग्री पर होगा। तो आपको टिल्ट पर बेस पेयर के लिए क्या हो गया? 36 डिग्री। हेलिक्स पिच क्या हो गया? 34 डिग्री। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस क्या हो गया? 3.4 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, सॉरी बेटा। हेलिक्स पिच जो होगा वो 34 एंगस्ट्रॉम हो गया और दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर हो गया 20 एंगस्ट्रॉम, रेडियस हो गया 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो आपको BDNA का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ध्यान रखेंगे, जो BDNA का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कॉमन डीएनए है। तो कभी भी जब डीएनए का पूछेगा कि भाई डीएनए का डायमीटर क्या है और ये नहीं दिया है कि बी है कि ए है कि जेड है, तो हमेशा अंडरस्टूड करेंगे, हमेशा समझेंगे कि वो कौन सा डीएनए है, वो बी डीएनए है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वॉटसन एंड क्रिक का जो डीएनए का मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाने की कोशिश की है हमने। इसी जो अलमीरा है इसी को हमने ऐसे मोड़ दिया है, मतलब इसको सीधा ना रख करके इसको यहाँ फिक्स कर दीजिए और उसको ऊपर से घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, तो यही चीज तो बनेगा, ठीक है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वन फुल टर्न माना जाएगा, वन फुल टर्न। आप वन कंप्लीट हेलिकल टर्न बोलिए या वन फुल टर्न बोलिए, बात एक ही है यहाँ पर, ठीक है। और इसको स्टेप ऑफ एसेंट लिखा गया है। नीचे जाएगा तो डिसेंट, ऊपर जाएगा तो एसेंट। भाई जो स्ट्रैंड नीचे आ रहा है तो डिसेंट हो गया, और जो स्ट्रैंड ऊपर जा रहा है एसेंट, तो उसको स्टेप ऑफ एसेंट बोलिए या स्टेप ऑफ डिसेंट बोलिए। तो 30 डिग्री होता है स्टेप ऑफ एसेंट या स्टेप ऑफ डिसेंट। एनसीईआरटी बुक में स्टेप ऑफ एसेंट की बात क्या है कि हर एक स्टेप जब ऊपर चढ़ता है तो कितना, भाई घुमावदार सीढ़ी पर आप चढ़ेंगे तो एक स्टेप पर पैर रखेंगे तो वहां से दूसरा स्टेप पर जब आप पैर रखेंगे तो कितना एंगल घूमेगा? 36 डिग्री। उसके बाद उसके ऊपर जब आप पैर रखेंगे उस स्टेप पर तो कितना घूमेगा? 36 डिग्री। इसी को बोलते हैं स्टेप ऑफ एसेंट। तो जैसे जैसे आप चढ़ते जाएंगे सीढ़ी घूमती जाएगी, तो घुमाव कितना हो रहा है हर स्टेप ऑफ एसेंट पर? 36 डिग्री हो रहा है, क्योंकि 360 डिग्री में कितने स्टेप आ रहे हैं? 10 स्टेप आ रहे हैं हर स्ट्रैंड की तरफ से, तो इसलिए वो 36 डिग्री हो गया। टोटल जो है 360 डिग्री हो गया हेलिक्स का जो कंप्लीट हेलिकल टर्न।
So that is Watson and Crick double helical model.